Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Farmverse. Today we are discussing the bpharmacy first semester subject pharmaceutical and organic chemistry जिसका हम यूनिट 3 देखने वाले हैं आज. So let's start. So introduction में हम देखेंगे कि क्या है gastrointestinal agents. तो gastrointestinal agents है जैसे कि acidifier, antacids, cathartics and antimicrobial agents. So let's start with definitions. Basically, gastrointestinal agents क्या है? So suppose जब हमें कोई भी gastrointestinal system के related कुछ problems होती है जैसे कि constipation, diarrhea, एसिडिटी बढ़ना, अल्कलिनिटी बढ़ना, तो हम कुछ ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं. जो ड्रग्स और मेडिसिन हम लेते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स होते हैं. ओके और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स अपना इफेक्ट किस पे दिखाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे दिखाता है. तो यही डेफिनेशन में लिखा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट ये ऐसे ड्रग्स है आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर देयर इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम as to control the gastric acidity, regulate the gastrointestinal motility and water flow and improve the digestion. They improve the digestion basically. Okay. So first is acidifier. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है एक एसिडिफायर. इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट ये जो ड्रग्स है ये हम लेते हैं जब हमें एसिडिटी को इंक्रीज करना हो, मीन्स स्टमक में या फिर कहीं पे भी मेटाबॉलिकली हमारे बॉडी में अगर एसिड कम हो जाए तो इसे इंक्रीज करने के लिए हम एसिडिफायर्स ड्रग्स लेते हैं. सो एसिडिफायर drug used to increase the gastric acidity or increase the acidity are known as gastric acidifier or acidifying agents. Some drug is used to increase the gastric HCl, means stomach में HCl increase करता है gastric HCl, और some metabolical acids भी increase करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि systemic acidifier जो कि blood में pH maintain करता है, यूरिनरी एसिडिफायर जो कि यूरिन का pH मेंटेन करता है अगर वो बढ़ जाए. It is broadly classified into 4 categories. First is gastric acidifier, urinary acidifier, systemic acidifier and acids. So let's start with the classification. Now. Gastric acidifier. Gastric acidifier ये ऐसे drugs है जो increase करता है stomach की acidity को. Means जब कंडीशन होती है एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया. एक्लोरहाइड्रिया मीन्स एब्सेंस of acid in the stomach and hypochlorhydria is the insufficient quantity of HCl in the stomach. So ये जब कंडीशन होती है पेशेंट्स में तो हम उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स. ओके, यूरिनरी एसिडिफायर्स ये एक ऐसे ड्रग्स है जो यूरिन की एसिडिटी को मेंटेन करते हैं. मीन्स सपोज यूरिन का पीएच बढ़ गया, अल्कलाइन हो गया, तो हम उसे यूरिनरी एसिडिफायर देंगे. और यूरिनरी एसिडिफायर क्या करते हैं बेसिकली, ये बहुत सारे टाइप के जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसे हमें क्योर भी करते हैं. ओके, नाउ सिस्टमिक एसिडिफायर्स क्या है? Systemic acidifiers are the drug which are able to neutralize the alkaline body fluids. Means suppose blood ही ले लो, अभी pH increase हो गया blood का, ठीक है, और उसे हमें stabilize करना है, neutralize करना है, तो हम systemic acidifier drugs use करेंगे pH को stabilize करने के लिए. It is used to treat the patient suffering from systemic alkalosis. Means body में कहीं पे भी अल्कलिनिटी बढ़ गई है, बेसिसिटी बढ़ गई है, एसिडिटी कम हो गई है. ओके, एसिड्स क्या है? ये फार्मास्यूटिकल एड्स है जो कि मेडिसिन के प्रिपरेशन में, मेडिकामेंट के प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं. ओके, सो अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये एक एसिडिफाइंग एजेंट है जो कि एसिडिफायर्स का एग्जाम्पल है. अमोनियम क्लोराइड ये एसिडिफायर्स का एग्जाम्पल है. ओके, क्वेश्चन का आएगा एग्जाम में कि डिफाइन एसिडिफायर एंड राइट शॉर्ट नोट और राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो आपको प्रॉपर्टीज भी लिखने हैं, यूजेस भी लिखने हैं, और अमोनिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी सिनोनिम जो भी है ये सब लिखना है.
ओके, अगर स्पेसिफिक आपको यूजेस ही आएगा तो यूजेस ही लिखना है। सो अमोनियम क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? माइल्ड एसिडिक इसकी प्रॉपर्टी है, ऑर्डरलेस है, कूलिंग सलाइन जैसी टेस्ट है इसकी, वाइट सॉलिड अपीयरेंस क्या है? वाइट सॉलिड है। जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो अमोनियम क्लोराइड देखते ही पहचान जाओगे, वाइट सॉलिड्स उसकी प्रॉपर्टी है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। ओके, सॉल्युबिलिटी क्या है? ये वाटर में सॉल्युबल है, ग्लिसरॉल में भी सॉल्युबल है, बट नॉट फुल्ली सॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल इन इथेनॉल। ओके, इसकी यूजेस क्या है? कफ मेडिसिन में यूज होता है, एक्सपेक्टोरेंट जैसा सर्व करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर इरिटेशन हो रही हो तो कफिंग आ रही हो तो उसमें भी कफ मेडिसिन में ये अपना इफेक्ट शो करता है। Also it is also known as ammonium salt irritant the stomach mucosa, मीन्स स्टमक की म्यूकोसा को ये सॉल्ट इरिटेट करता है जिससे कि हमें वोमिटिंग और नौशिया जैसे फीलिंग आते हैं। इम्पॉर्टेंट है जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में चला जाए तब भी ये इम्पॉर्टेंट है वोमिटिंग के लिए, एक्सेट्रा। An example of acidifier is hydrochloric acid, HCl, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका सिनोनिम है, जिसे हम स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स या फिर म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन और राइट अ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ म्यूरेटिक एसिड और स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स। ओके, और क्लासिफिकेशन पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एसिडिफायर्स के। सो प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन क्या है, कैसे बनाया जाता है HCl लैबोरेटरी में? सो NaCl जो अपना सोडियम क्लोराइड है, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो बाय प्रोडक्ट आएगा NaHSO4, 1 सेकेंड, Na, इसका एक H एंड SO4, एंड जो हमारा प्रोडक्ट है HCl ये बनेगा सोडियम क्लोराइड के Cl से और H2SO4 के H से मिलके HCl हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये हम लैबोरेटरी में भी बनाते हैं ऐसे HCl। ओके, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये कलरलेस लिक्विड है, फॉर्मिंग लिक्विड, जिसका ऑर्डर जो है पंजेंट आता है। ये इमिसिबल है, मिसिबल है वाटर एंड अल्कोहल में। स्ट्रॉन्ग एसिड है बहुत, एंड फॉर्मिंग हाइड्रोक्लोराइड्स विद द इवेल्यूशन ऑफ गैस, इवेल्यूशन ऑफ गैस भी देता है ये। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जब भी हम HCl को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, एग्जाम्पल जिंक, तो ये जिंक क्लोराइड देगा ZnCl, और H2 जो गैस है ये इवेपोरेट हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। ओके, सिमिलरली जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसे रिएक्ट करेंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? KMnO4, इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे 16 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो ये क्लोराइड आयंस को लिबरेट करेगा, क्लोराइड गैस को लिबरेट करेगा। स्टोरेज क्या है? हम इसे ग्लास के कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, यूजेस क्या है? फार्मास्यूटिकल एड इसकी यूजेस है। यूज इन फार्मास्यूटिकल एड, इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड एज एसिडिफाइंग एजेंट और एसिडिफायर। अगर एग्जाम में कुछ याद ना आए तो इतना याद रखना कि कौन से एग्जाम्पल किस टाइप की कैटेगरी में है। मीन्स HCl ये एसिडिफायर्स है तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम कि इट इज also employed as acidifiers और acidifying agent। एंटासिड जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है तो हम एंटासिड में वो उसके यूजेस लिख सकते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो यूज टू एक्टिवेट द प्रोटोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन ये एक एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में। सो अगर वो डीएक्टिवेट हो जाए या फिर उसका प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो तो HCl उसे एक्टिवेट करता है।
Certain antacid like sodium bicarbonate, which are water soluble, rise pH above 7 to continual hyperacidity may lead to peptic or duodenal ulcer. मीन्स जब एंटासिड लाइक जब एसिडिटी कम हो जाए बॉडी में तो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे कि एंटासिड ये इंक्रीज होता है बॉडी में, जिसका पीएच 7 से बहुत ज़्यादा है, तो अल्कलिनिटी कॉज होती है बॉडी में. सो इसे कंटिन्यूएशन में लाने के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए जब भी हम HCl मीन्स हाइपर HCl लेंगे तो उससे भी कभी कभी हाइपर एसिडिटी हो जाती है. सो फिर पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं अगर एसिडिटी बढ़ जाए बॉडी में तो. सो सेकेंड टाइप है एंटासिड. एंटासिड ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स है. एंटासिड हम कब ये ड्रग यूज करते हैं, जब स्टमक में जो HCl है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम एंटासिड यूज करते हैं, जिससे कि स्टमक का HCl न्यूट्रलाइज हो जाए, हम उसे डिक्रीज कर सकें. एसिडिफायर कब यूज करते हैं हम, जब गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो जाए, मतलब हम गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ाने के लिए हम एसिडिफायर यूज करते हैं, वेयर एज एंटासिड हम गैस्ट्रिक एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं. ओके, बेसिकली ये बहुत कंफ्यूज होता है बहुत जनों को ये. सो मेनी यूज इन द कंडीशन. एंटासिड कब हम लेते हैं, जब हम पेशेंट को हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाए, मतलब एसिडिटी बढ़ जाए स्टमक में. सो एसिडिटी बढ़ जाए तो उसका रिलीफ देने के लिए हम एंटासिड ड्रग्स लेते हैं. एंटासिड ड्रग्स न्यूट्रलाइज करता है HCl को, बराबर पीएच में लाता है, जिसके क्लासिफिकेशन है सिस्टमिकली एंड नॉन सिस्टमिकली. सिस्टमिकली ये रेडिली सॉल्युबल है, एब्जॉर्वेबल है एंड ये कैपेबल है प्रोड्यूसिंग सिस्टमिकली इलेक्ट्रोलाइटिकल अल्टरनेशन एंड अल्कलोसिस. मीन्स ये प्रॉपर अल्कलोसिस कर देता है स्टमक के HCl का. एग्जाम्पल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट. बट जो नॉन सिस्टमिकली एक्टिंग एंटासिड है ये नॉन एब्जॉर्वेबल है, और इसका जो बेसिकली ये बहुत अच्छा एंटासिड नहीं है. Thus do not exert an appreciable systemical effect. ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं शो करता है. इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सॉल्ट, एल्यूमिनियम सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट. Types of antacid. There are 3 types of antacid: aluminum containing antacid, calcium containing antacid and magnesium containing antacid. जिसके ये एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे दिए मैंने. सो प्रॉपर्टीज पे आता है डायरेक्ट. प्रॉपर्टीज ये इसकी होनी चाहिए, जैसे कि फाइन पार्टिकल साइज में होना चाहिए, ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये कॉन्स्टिपेशन या डायरिया को कॉज नहीं करना चाहिए. बेसिकली जब भी एंटासिड लेते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाए, क्योंकि जब बॉडी में अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी स्टमक में तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है. और ये नॉट कॉज करना चाहिए, सिस्टमिक अल्कलोसिस को भी नहीं कॉज करना चाहिए. मीन्स सिर्फ HCl को न्यूट्रलाइज करो, ज़्यादा अल्कलोसिस या बेसिसिटी ज़्यादा मत बढ़ाओ, बेसिकली इतना ही. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना चाहिए इसका एंड नॉन टॉक्सिक ऑब्वियसली. एसिड का फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaHCO3, जिसको हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, और बेकिंग सोडा भी जिसे हम बोलते हैं, या फिर मीठा सोडा. प्रिपरेशन क्या है इसकी, बहुत स्मॉल एक्सेस में बनाना हो तो Na2CO3 एंड H2O के साथ CO2 गैस को पास कर देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा. ओके, अमोनियम सोडा प्रोसेस से ट्राई करते हैं. मीन्स इससे कैसे फॉर्म होता है, जब भी अमोनिया को H2O के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस पास करेंगे तो अमोनियम
बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। ओके, ध्यान दो, जब भी अमोनिया को H2O के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस पास करेंगे तो अमोनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। ओके, नाउ इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को जब NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट और बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। सो ये सब इसकी प्रिपरेशन हो गई। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? एक वाइट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पाउडर है जिसकी टेस्ट है सलाइन। ये स्मेल में बहुत ऑर्डरलेस है, सॉल्युबल है वाटर में बट प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है अल्कोहल में। ओके, इसकी यूजेस क्या है देन? वाइडली यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर, मीन्स ORS पाउडर्स वगैरह में यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर जैसा यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। यूज एज एन एंटासिड इन एसिड हाइपर एसिडिटी, जब भी हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो इसको एंटासिड जैसा यूज करते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो यूज इन फूड एंड बेवरेजेस। बेवरेजेस इज अ ड्रिंक्स, हम बहुत सारे फूड या फिर ड्रिंक्स में भी हम इसे यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। इट इज यूज इन मेडिकल एप्लीकेशन फॉर बर्न, इंसेक्ट बाइट एक्सेट्रा। मेडिकल एप्लीकेशन में, क्रीम्स बनाने में, बर्न्स में, इंसेक्ट बाइट्स में इसे हम यूज करते हैं। गॉट इट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट। वन सेकेंड, लेट्स स्टार्ट विथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक अनदर टाइप ऑफ एंटासिड का एग्जाम्पल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है AlOH3, मॉलिक्यूलर वेट है 77.99 एंड इसको हम और भी नाम से जानते हैं। इसका सिनोनिम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर एंड एल्यूमिनियम हाइड्रेट ऑक्साइड। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 ways। ये पाउडर गलत है, यहाँ पे होना चाहिए जेल, राइट, जेल, ये राइट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ये एक सस्पेंशन है जो कि थोड़ा सा जेल फॉर्म में प्रेजेंट है, वाइट सस्पेंशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, वेयर एज ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है ये वही है सेम बट वो ड्राइड पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, सो इट इज अ वाइट सस्पेंशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। Use in the pure liquid, either in pure liquid or standing for some times. Exhibits suitable flavoring and antimicrobial agent. Flavoring and antimicrobial agents है बनते हैं इससे। It has a pH between 5.5 to 8. Okay, next to the इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। जब भी एल्यूमिनियम सॉल्ट के साथ, जैसे कि सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने इसे ट्रीट किया तो ये फॉर्म होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अपना प्रोडक्ट, एंड ये सब इसके बाय प्रोडक्ट्स है। ओके, सो ये जो फॉर्म होगा आफ्टर कंप्लीट रिमूवल ऑफ Cl रिमूव हो गया, the precipitation of aluminum hydroxide is washed through thoroughly with hot water until it become free from the soluble salts। हमने रिमूव कर दिया सेल, फिर भी हम इसे हॉट वाटर के साथ वॉश करेंगे क्योंकि इम्प्यूरिटीज ना रहे, सभी सॉल्ट्स जो भी सॉल्युबल हो गए हैं सॉल्ट वो सब फ्री हो जाए। The precipitated may be suspended in the purified water to straining aluminum hydroxide gel। ऐसे ही इसे हम रख देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बनाने के लिए। सो द नेक्स्ट इज ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जिसे हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर भी बोलते हैं। सो एक्चुअली ये क्या है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल था अपना सस्पेंशन फॉर्म में, उसे ड्राई करने के बाद में जो पाउडर फॉर्म होगा वही है ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखते हैं। ये एक पाउडर है, एमॉर्फस पाउडर, जो कि जेल तो नहीं है। इट इज़ नॉट अ टिपिकल जेल बट इट इज़ अ वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस एमॉर्फस पाउडर। ओके,
जो कि वाटर में तो इंसॉल्युबल है एंड अल्कोहल में भी इंसॉल्युबल है, बट कुछ मिनरल्स, एसिड्स, डाइल्यूट मिनरल्स एसिड एंड सम अल्कली सॉल्यूशंस में ये सॉल्युबल है। और अगर इसका ज़्यादा कांटेक्ट हो जाए वाटर के साथ तो ये फिर जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, it absorbs certain acid and CO2. It has a pH of 5.5 to 8, similar of that. The major drawback of the gel is that lose the anti-acid properties on aging. Means ये बहुत जो जेल फॉर्म में होता है, ये सस्पेंशन फॉर्म में होता है, तो वो ज़्यादा जल्दी एक्सपायर हो जाएगा एज कम्पेयर टू पाउडर, because they are in the form of gel or liquid suspensions, so they get एजिंग पे वो जल्दी उसकी प्रॉपर्टीज लूज कर देगा, सो वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। स्टोरेज क्या है, बट पाउडर का ऐसा नहीं है, पाउडर बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। स्टोरेज क्या है, it should not be stored at a temperature not exceed 25 degree Celsius and should be stored in a airtight container। 25 के ऊपर का टेम्परेचर में स्टोर नहीं करना है और एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना है। नेक्स्ट कंपाउंड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MgOH2 एंड मॉलिक्यूलर वेट है 51.31। इसे हम प्रिपेयर कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल में या फिर लाइब्रेरी के बेसिस पे अगर इसे प्रिपेयर करना है तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, मीन्स NaOH यूज़ करते हैं मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ। सपोज मैग्नीशियम सॉल्ट है MgCl2 एंड है हमने लिया है NaOH 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये MgCl का Mg एंड OH के 2 मॉलिक्यूल्स, NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स के OH फॉर्म होगा अपना प्रोडक्ट MgOH2 magnesium hydroxide, and the byproduct is NaCl is removed. Now commercial एक्सेस पे, बहुत ज़्यादा एक्सेस पे अगर इसे प्रिपेयर करना है तो हम यूज़ करेंगे सी वाटर विद लाइम, ट्रीटेड सी वाटर विद लाइम CaOH2 के साथ हम उसे ट्रीट करेंगे, जिससे कि हमें अपना प्रोडक्ट मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बाय प्रोडक्ट इज CaCl2। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, ये एक वाइट ऑर्डरलेस पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि सॉल्यूबल है सम डाइल्यूट एसिड्स में, बट इनसॉल्यूबल है, प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल है इथेनॉल एंड वाटर में। इसकी यूजेस क्या है, लैक्सेटिव टू रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की रिलीफ में इसका यूज़ होता है, इसके मेडिसिन में, कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड जो मेडिसिन होते हैं उसमें। ओके, एंड ये लैक्सेटिव जैसा सर्व करता है। It is also used to treat the gastrointestinal ailments such as heartburn, journal upset, stomach or feeling of indigestion. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम लैक्सेटिव जैसा एंटा एसिड जैसा तो यूज़ करते ही है, और इसे हम लैक्सेटिव यानी कि कैथार्टिक्स जैसा भी यूज़ करते हैं। नाउ कैथार्टिक्स क्या है, कैथार्टिक्स ये एक ऐसे ड्रग्स है जो हम लेते हैं टू ब्रिंग अबाउट द डेफिकेशन प्रोसेस, डेफिकेशन प्रोसेस में इजीली ये हो जाए, एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक, डेफिकेशन इज एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक, ये इजीली हो जाए, अपना जो बोलस है ये इजीली रेक्टम से पास हो जाए और इजीली डेफिकेशन भी हो जाए। ओके, इसके लिए हम कैथार्टिक्स यूज़ करते हैं। देखते हैं वन पॉइंट्स। टू फर्स्ट, to easy defecation in patient with painful hemorrhoids or rectal disorder to avoid the straining। अगर स्ट्रेनिंग हो रही है, पेनफुल, बहुत पेनफुल प्रोसेस है ये किस किस पेशेंट्स के लिए, जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है स्टूल, तो बहुत पास करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, पेनफुल हेमोरॉइड्स भी होते हैं किन किन में, तो इसके लिए कैथार्टिक्स अगर ड्रग्स ले लिया तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा बिना पेनफुल तरीके से। टू रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल इन फूड पॉइजनिंग, अगर फूड पॉइजनिंग हो गया है तो ये रिमूव करने के लिए कैथार्टिक्स लेंगे, जैसे कि जल्दी डेफिकेशन हो जाएगा। टू रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन रिड्यूस करेगा, मीन्स अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो ज़्यादा हार्डर वो स्टूल बनेगा, तो एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होना चाहिए। एंड किन किन पेशेंट्स में बीपी हाई हो जाता है ड्यूरिंग डेफिकेशन प्रोसेस, बिकॉज उनको पेन होता है या फिर हार्ड होता है स्टूल, तो फिर डिफ़िकल्टी जाती है रिमूव करने के लिए।
सो बीपी हाई हो जाएगा टू रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन एंड बीपी ड्यूरिंग द डेफिकेशन इन पेशेंट्स विद कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। डॉक्टर भी यही प्रिस्क्राइब करते हैं अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है तो, टू ऑब्टेन द सर्टेन intestinal tract prior to certain surgical procedures। इसे हम मतलब क्लियर इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है क्लियर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। बस अगर सर्जरी है तो सर्जरी के टाइम पूरा स्टमक टू अपना जो एनस है, रेक्टम है, वहाँ तक क्लियर होना चाहिए इंटेस्टाइन। सो जैसे कि सर्जरी में कोई प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए भी कैथार्टिक्स यूज़ करते हैं टू क्लियर इट। कैथार्टिक्स के कुछ कंपाउंड्स देखते हैं जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MgSO4 7H2। MgSO4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट है 246.5 एंड जिसे हम इप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये आया है कि क्वेश्चन मैग्नीशियम सल्फाइड पे ना पूछ के इप्सम सॉल्ट पे पूछा है, तो ये दोनों भी सेम है बट आपको सिनोनिम भी लर्न करने पड़ेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट और मतलब जो नेम है मॉलिक्यूल का, वो कंपाउंड का नेम एंड उसका सिनोनिम, उसका मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला सब लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ऑर्डरलेस है, ब्रिलियंट कलरलेस क्रिस्टल्स और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ये कलरलेस क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट था, अगर उसे हम पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो फिर ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हो जाएगा। ओके, इट हैज़ अ बीटर सलाइन एंड कूलिंग टेस्ट, इट इफ्लोरेसेंस इन वार्म ड्राई एयर। अगर हम उसे वार्म ड्राई एयर में रखेंगे तो वो इफ्लोरेसेंस हो जाएगा, मीन्स वो कंक्रीट जैसा, रॉक जैसा ऐसा थोड़ा ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ऐसे। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल। पार्शियली और स्प्रिंगली सॉल्युबल है अल्कोहल में एंड फुल्ली सॉल्युबल है वाटर में। इट एक्ट एज यूजेस क्या है, इट एक्ट एज अ सलाइन लैक्सेटिव। जैसे कि लैक्सेटिव ये कैथार्टिक्स ही है, मतलब लैक्सेटिव ही कैथार्टिक्स है। सो ये हम कैथार्टिक्स में यूज़ करते हैं फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ स्टूल एक्सेट्रा। इसे हम और भी जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में तो हम ट्रीट करने के लिए उसे, और कोलेसिस्टिस हो जाए मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो फिर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से उसे ट्रीट करेंगे, या फिर हाइपरटेंशन एंड बॉयल के केस में भी। So magnesium sulfate is over. Now next move to the next. So next is sodium orthophosphate. सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये सिनोनिम से बहुत मैच करता है, मतलब पूरा ही मैच करता है। देखिए Na2 यानी कि डाइसोडियम H यानी कि हाइड्रोजन एंड PO4 यानी कि फॉस्फेट का P। सो 12H2 एक्स्ट्रा लगा दो। मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका 358.14 एंड प्रिपरेशन बहुत इजी है। NaOH को H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपना Na2, 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मिनट 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, Na2HPO4 प्लस H2O फॉर्म होगा। H2 इज अ बाय प्रोडक्ट। ना प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये ऑर्डरलेस कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। देखिए क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसका ऑर्डर भी नहीं होता है एंड टेस्ट कलरलेस एंड ऑर्डरलेस है। टेस्ट इसका सलाइन एसिडिक टेस्ट है। ओके, एंड फ्रीली सॉल्युबल है वाटर एंड पार्शियली इनसॉल्युबल है अल्कोहल में, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है अल्कोहल में। यूजेस क्या है, सलाइन कैथार्टिक्स के जैसा यूज होता है, बफर प्रिपरेशन में यूज होता है एंड एंटी कैकिंग एडिक्टिव इन पाउडर्स में भी यूज होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है केओलिन। केओलिन ये जो है इसे हम चाइना क्ले और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट भी बोलते हैं, जिसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये पाउडर
पाउडर लाइक ही है, जो कि वाइट कलर में प्रेजेंट होता है। ओके, केओलिन का मॉलिक्यूलर वेट है 258 एंड इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। इसको हम कौन से भी रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं करते हैं, एक्चुअली ये नेचर से मिलता है। जैसे कि गोल्ड ये जो मिलते हैं एलिमेंट्स, वैसे ही केओलिन भी मिलता है नेचर से, जिसे हम प्यूरिफाई करना पड़ता है, पहले ट्रीट करना पड़ता है इसे HCl एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, एंड वो उसको प्यूरिफाई करने के बाद हम उसे वाटर से वॉश करेंगे, जिससे कि हमें केओलिन क्ले मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में, क्ले फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट टेक्सचर है इसका बहुत, वाइट फॉर्म में, वाइट कलर में, या फिर समटाइम रेड ब्लू ब्राउन कौन से भी कलर में होता है अगर उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो तो। इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक क्लेड ऑर्डर, मतलब जैसे क्ले में जो ऑर्डर आती है, थोड़ी मिट्टी टाइप, थोड़ी ऐसी, वैसी उसकी ऑर्डर है। ओके, it has a soft texture, freely form a greedy particles, means soft texture है बहुत। यूज़ कहाँ पे होता है, डायरिया में यूज़ होता है। हम इसे डस्टिंग पाउडर में, मतलब डस्टिंग पाउडर्स के इसमें भी यूज़ करते हैं। डेंटल केयर में भी इसका यूज़ होता है। सब मेडिकेशन में, डेंटल केयर की जो मेडिकेशंस है बल्क फॉर्मेशन के लिए अगर वो बना रहे हैं तो उसमें भी ये यूज़ होता है। या फिर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं फॉर डेंटल टूथ्स एक्सेट्रा, जिसमें हम केओलिन यूज़ करते हैं, बिकॉज ये क्ले फॉर्म में होता है, इसलिए। लाइट केओलिन इज़ यूज्ड इन फूड एडिक्टिव, लाइट केओलिन हम फूड एडिक्टिव में भी यूज़ करते हैं। ये हो गई केओलिन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट है, कंपाउंड है बेंटोनाइट। ये भी हम नेचर से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसका सिनोनिम है सोप क्ले। प्रिपरेशन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी। बेंटोनाइट इज excreted from the soil solid even moisture content of 30%। बेसिकली यहाँ पर टू टाइप्स के हमें बेंटोनाइट दिख रहे हैं। फर्स्ट तो सॉलिड फॉर्म में, ये यहाँ पे, ओके, एंड ये इसका पाउडर फॉर्म में। ओके, जब ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो इसमें मॉइस्चर होता है, ये थोड़ा गीला टाइप होता है, 30%। ओके, जिसे हम क्रश करते हैं, पहले प्योर करते हैं H2SO4 के साथ। ओके, ये होने के बाद इसमें से मिनरल्स रिमूव करते हैं, ओके, मशीन से, या फिर कुछ टेक्निक्स होती है इसकी। सो टू फॉर्म देन ड्राइड स्लीव्स मिलन्स बाय रिमूवल ऑफ मटेरियल्स। इट इज़ पॉसिबल विथ सम टाइप्स ऑफ बेंटोनाइट। बहुत सारे टाइप्स के बेंटोनाइट्स होते हैं, जिसमें कि सम टाइप्स के लिए पॉसिबल है कि H2SO4 जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड से इसको मतलब प्योरीफाई करने के बाद हम ऑर्गेनिक्स के साथ भी इसे हम ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि हमें ऑर्गेनिक क्ले प्रोड्यूस हो। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, 1 सेकेंड। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये वाइट, पेल, बफ और क्रीम कलर का पाउडर होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, क्रीम कलर का पाउडर है, ऑर्डरलेस है, एंड इनसॉर्बेंट पाउडर है, इनएब्जॉर्बेंट पाउडर है, अल्सो इंसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी इंसॉल्युबल है, इन एब्जॉर्बेंट भी है। स्टोरेज नहीं, सॉरी, ये यूजेस है, 1 सेकेंड। ये यूजेस है। So it is commonly used for intestinal detoxification and cleansing। क्लीनिंग के लिए अपना स्टमक टू इंटेस्टाइन जो क्लीनिंग है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, बेंटोनाइट को यूज़ करते हैं ऐसे, मतलब ट्रीटमेंट में, मतलब डायरेक्ट नहीं लेते, कुछ मेडिसिन्स में इसे डालते हैं जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन करे, क्लीनिंग करे। यूज फॉर द ट्रीटमेंट फॉर बोथ द कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया में भी यूज़ करते हैं, मतलब उसके मेडिसिन में इसे यूज़ करते हैं बेंटोनाइट को। इट इज़ यूज एज एंटी कैकिंग
additive in powders, also used in pharmaceutical aids and suspending agents. जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करोगे फार्मास्यूटिक्स के या फिर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बेंटोनाइट के एक्सपेरिमेंट्स है फर्स्ट सेम में. ओके, यूज्ड फार्मास्यूटिकल एड में भी यूज़ करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स में. मतलब इसका एक्सपेरिमेंट्स ये है कि अगर आप इसे डालोगे कुछ टाइम के बाद ये बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएगा. ओके, तो इसकी वो प्रॉपर्टीज होती है. सस्पेंडिंग एजेंट है ये. यूज एज एन एंटीडोट्स हैविंग हैवी मेटल पॉइजनिंग. हैविंग हैवी मेटल पॉइजनिंग मीन्स ये एंटीडोट जैसा भी यूज होता है. नाउ नेक्स्ट, let's see the antimicrobial agents. Antimicrobial agents are the chemical agents used to destroy or inhibit the growth of pathogenic microorganisms such as bacteria, fungi, and viruses. They are normally ineffective from the sporing state of microorganism. बेसिकली एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स ये ऐसे केमिकल एजेंट्स है जो कि कौन से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को किल कर देता है या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है. ओके, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड है. एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, जर्मिसाइड्स है एंड केमिकल सैनिटाइजर्स है. स्टेरिलाइजेशन, सॉरी. ओके, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट देखते हैं एंटीसेप्टिक. व्हाट इज एंटीसेप्टिक? ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है या फिर उसको किल ही कर देता है. और ये अप्लाई होता है हमारी स्किन पे और लिविंग सेल्स पे. इन शॉर्ट, लिविंग सेल्स पे अप्लाई होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक को. ओके, जैसे कि फिनॉल, आयोडीन, डिसइंफेक्टेंट. नाउ डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? सेम एज एंटीसेप्टिक, बट हम इसे स्किन पे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं यूज़ करते. हम इसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ करते हैं. ओके, सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ करते हैं जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्प्यूटम. हम इसे जब यूज़ करते हैं सब्सटेंस को, तो ये भी सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाता है एंटीसेप्टिक जैसे कि किल करता है या फिर प्रिवेंट करता है उसका ग्रोथ, डिसइंफेक्टेंट का. ना जर्मिसाइड्स क्या है? जर्मिसाइड्स ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है बाय वेरियस टाइप्स, जिसमें कि बहुत कॉमन है. दे एक्ट बाय ऑक्सीडाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, बाय डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम्स एंड प्रोटीन. ये एंजाइम्स और प्रोटीन को ही वैनिश कर देता है, डीनेचुरेट कर देता है. ओके, जैसे कि फंगीसाइड्स, अगर फंगी होगा तो उसके अगेंस्ट हम फंगीसाइड्स यूज़ करेंगे. वायरस होगा उसके अगेंस्ट हम वीरोसाइड्स यूज़ करेंगे. ओके, बैक्टीरियोस्टैटिक. इसमें क्या होता है, जो फंक्शन है बैक्टीरिया का उसे हम स्टॉप कर देते हैं. ओके, या फिर बैक्टीरिया को किल कर देते हैं. हम बैक्टीरिया को किल करना या फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप करना, उसका फंक्शन स्टॉप करना, ये आता है बैक्टीरियोस्टैटिक में. नाउ सैनिटाइजर्स क्या है? ऑल नो दैट व्हाट इज सैनिटाइजर. जैसे कि बैक्टीरियल का कंटेमिनेशन नहीं होता है उस एरिया में जहाँ पे हमने सैनिटाइज किया है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. 1 second, I will change the slide. Sanitization is a complete destruction of all the living microorganism. सैनिटाइजेशन में क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो वायरस, फंगी, बैक्टीरिया कुछ भी हो, सैनिटाइजेशन में कंप्लीट उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. मीन्स किल हो जाएगी कंप्लीट बैक्टीरिया, जितने भी सैनिटाइजेशन किया है जितने भी एरिया में उतना. ओके, it can be achieved by physical method and chemical methods. Two types of method. Physical method by radiation. Okay, 1 second. Okay, radiation, physical method और vaporization. एंड केमिकल मेथड में हम केमिकल स्टेरिलेंट्स का यूज़ करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए या फिर स्टेरिलाइजेशन के लिए. तो मैकेनिज्म क्या है? ओके, बेसिकली ये जो पूरा हमने देखा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे एक्ट करता है. ओके, सो आइडियली कौन से भी जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं, ये
is expected to affect only the microbial sparings of the host cell. मतलब जो host cell है अपना, मतलब ये अपने बॉडी का कौन सा भी सेल जिसके अंदर ये वायरसेस या फिर बैक्टीरिया है, इससे ही वो अफेक्ट करना चाहता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट. ओके, एंटीबैक्टीरियल एजेंट उसे ही अफेक्ट करेगा जिस सेल के अंदर बैक्टीरिया है. बट ये जो सोचता है वैसा होता नहीं है. एक्चुअली ये जो एक्शन है एंटी बैक्टीरियल्स का, ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है. मतलब कुछ भी नहीं बता सकते हम क्या होगा. तो ये क्या करता है, These agents affect all the protoplasm. ये उस एरिया के सभी प्रोटोप्लाज्म को अफेक्ट करता है, बहुत ही नॉन सिलेक्टिवली वे में. ओके, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट द होस्ट प्रोटीन. मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो होस्ट प्रोटीन को और माइक्रोबियल प्रोटीन्स को मतलब अफेक्ट करे. ओके, दे एक्ट मेनली बाय ऑक्सीडाइजेशन और हेलोजिनेशन और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. ये 3 टाइप्स है इसके, जिससे कि वो जो प्रोटीन और एंजाइम्स है जो सेल है उसको चेंज कर देता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है. सो बेसिकली क्या होता है, उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है और वो हार्मफुल नहीं रहता. सो ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड प्रोटीन प्रेसिपिटेशन से ये होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं. हाँ, एंड आफ्टर ऑल मॉलिक्यूलर चेंजेस, डीनेचुरेशन हो गया ऑफ सेल प्रोटीन्स का और important enzyme surfaces का, eventually the above lead to the complex physiochemical mechanism and finally lead to the destruction of the protein. पूरा सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाने के बाद उसका फंक्शन चेंज हो गया, वो पूरा डिस्ट्रक्चर हो गया. ओके, उसका स्ट्रक्चर ही पूरा बदल गया, उसका फंक्शन भी बदल गया, तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा वो बैक्टीरिया. द नेक्स्ट ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, 1 सेकेंड. ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड प्रोटीन प्रेसिपिटेशन देखेंगे ब्रीफली. सो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो बैक्टीरिया के पास कौन से वायरसेस के पास भी ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स और बैक्टीरियाज के प्रोटीन के पास. ओके, सो अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर्स है मतलब बॉन्ड्स है, सपोज यहाँ पे दिया है SH बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे डाइसल्फेट SS बॉन्ड में. अगर बॉन्ड का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो मॉलिक्यूलर शेप चेंज हो जाएगा. ओके, प्रोटीन का अल्टीमेटली जो प्रोटीन का जो फंक्शन है, मतलब बैक्टीरिया का ओवरऑल जो फंक्शन है, ये लॉस हो जाएगा, जिससे कि वो बैक्टीरिया वायरसेस कुछ काम के नहीं रहेंगे. ओके, जनरली नॉन मेटल सर्टेन्स एंड आयन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये मैकेनिज्म दिखाते हैं. ओके, ऑक्सीडेशन हो गया. ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, जो भी ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है प्रोटीन के पास, उस पर रिएक्ट क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट हुआ, उसने क्या किया, मॉलिक्यूलर शेप चेंज कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, लॉस ऑफ फंक्शनिंग हो गया, फंक्शन हो गया चेंज प्रोटीन का मतलब पूरे बैक्टीरिया का ही फंक्शन चेंज हो गया, फिर कुछ काम का नहीं रहा बैक्टीरिया. ना हेलोजिनेशन देखते हैं. हेलोजिनेशन में क्या होगा, बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होता है. किस में देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है प्रोटीन में. ठीक है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होता है, जिसे हम पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं. ओके, अगर इसको अमाइड ग्रुप को हमने क्लोरीनेशन के प्रेजेंस में भेज दिया, ओके, क्लोरीनेशन के प्रेजेंस में भेज दिया, क्लोरीनेशन कर दिया, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर शेप चेंज होगा. मॉलिक्यूलर शेप चेंज होगा तो अल्टीमेटली डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन होगा. ओके, नाउ प्रोटीन प्रेसिपिटेशन क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है. प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, कंपाउंड लिया, कंपाउंड कौन सा लेना है, मेटल आयन लेना है. ओके, इसको इंटरैक्ट करना है किसके साथ, प्रोटीन के साथ, जो भी अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन है उसके साथ, जिसे हम लिगैंड्स बोलते हैं. ओके, ये दो अगर रिएक्ट होंगे, कंपाउंड एंड लिगैंड, तो फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. तो वो क्या लीड करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लीड टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन का इनएक्टिवेशन होगा, मतलब वो प्रोटीन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, मतलब वो प्रोटीन का काम कर ही नहीं पाएगा, प्रोटीन जो उसको करना है. सो एग्जांपल है बोरिक एसिड एंड बोरैक्स. सो ये हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. सो ऑक्सीडाइजेशन में क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया के प्रोटीन्स के पास ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप्स है,
ये रिएक्ट करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जिससे कि मॉलिक्यूलर शेप चेंज होगा, ओके, अल्टीमेटली लॉस ऑफ फंक्शन होगा, फंक्शन लॉस हो जाएगा प्रोटीन का, जिससे कि वो जो प्रोटीन है वो काम नहीं कर पाएगा और हमें हार्म नहीं कर पाएगा ना। हेलोजिनेशन में क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइड जो ग्रुप है जो कि पेप्टाइड लिंक से कनेक्टेड है, हम उसके साथ क्लोरीनेशन कर देंगे, जिससे कि मॉलिक्यूलर शेप चेंज होगा और ये डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन हो जाएगा। नाउ प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में कंपाउंड्स मेटल आयन लेना है, इसको इंटरेक्ट करना है प्रोटीन के साथ, लिगेंड के साथ। ये दो रिएक्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स लीड टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन। इसमें क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन होगा। एग्जांपल क्या है, बोरिक एसिड एंड बोरैक्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। स्टार्ट विद द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के कंपाउंड्स उससे। सो फर्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है KMnO4 एंड मॉलिक्यूलर वेट है 158.03। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे? फर्स्टली क्या करना है, पोटेशियम मैग्नेट जो है K2MnO4 को लेना है, उसको ऑक्सीडाइज करना है क्लोराइड के प्रेजेंस में। सो ये फॉर्म होगा अपना पोटेशियम परमैंगनेट के 2 मॉलिक्यूल्स एंड KCl। ओके, सेकेंड मेथड क्या है इसकी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम मैग्नेट ही लेना है, पोटेशियम मैग्नेट, और उसको रिएक्ट करना है अंडर एसिडिक कंडीशन, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सो फॉर्म होगा अपना पोटेशियम परमैंगनेट, प्रोडक्ट फॉर्म होगा एंड ऑल आर द बाय प्रोडक्ट्स। नाउ प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये डार्क पर्पल कलर का प्रेजेंट होता है, अपने लैब्स में देखा ही होगा। ये स्वीटिश एंड एस्ट्रिंजेंट इसकी टेस्ट है, एंड मेटालिक लस्टर, मतलब ये जो लस्टर फॉर्म में होता है, रॉक फॉर्म में होता है, ब्लूइश कलर का फॉर्म होता है, एंड वाटर में सॉल्युबल है जो कि पर्पल कलर देता है। ऑर्गेनिक एजेंट्स के साथ रिएक्ट करने पे ये डीकलराइज हो जाता है, एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्टेन्स भी देता है स्किन पे, क्रॉक पे, ग्लास पे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट कंपाउंड इज अपना बोरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H3BO3 एंड मॉलिक्यूलर वेट है 61.3। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। बोरैक्स है ये Na2B4O7, इसको रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ एंड 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ। तो ये अपना फॉर्म होगा, 1 सेकेंड मैं दिखा रही हूँ। सो बोरैक्स का Na2 एंड SO4 का H2SO4 का SO4 बाहर निकल गया, जो भी रह गया है ये अपना है बोरिक एसिड। 4 मॉलिक्यूल ऑफ बोरिक एसिड फॉर्म होंगे, जिसमें कि देखिए B4, B के 4 मॉलिक्यूल्स है, राइट। O7 एंड O5 मिलके 12 हो गया, 4 3 12, एंड Hp12 होने चाहिए, ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, ये हो गया H12, ये होगा अपना बोरिक एसिड। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी। प्रिपरेशन हो गया, 1 सेकेंड, आई विल रफ इट। नाउ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑर्डरलेस है एंड स्वीट टेस्ट है इसकी। ओके, वाटर में सॉल्युबल है एंड अल्कोहल में भी सॉल्युबल है, ग्लिसरीन में भी सॉल्युबल है। नाउ यूजेस क्या है इसके, इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक फॉर माइनर कट्स एंड बर्न्स। कट एंड बर्न के लिए ये एंटीसेप्टिक जैसा यूज होता है, एस्ट्रिंजेंस जैसा यूज होता है, एज ऑल्सो एज बैक्टीरियोसाइड जैसा भी यूज होता है, इंसेक्टिसाइड एंड एस्ट्रिंजेंस जैसा भी यूज होता है। ऑल्सो यूज इन प्राइमरी बफर सोल्यूशन, प्राइमरी बफर सोल्यूशन भी हम बफर सोल्यूशन में भी हम बोरिक एसिड को यूज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट अपना कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O2, बहुत सिंपल है, H2O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, मॉलिक्यूलर वेट है 34। प्रिपरेशन कैसे करना है, बहुत सिंपल है। H2O2 प्रिपेयर करने के लिए हमें सोडियम पेरोक्साइड जो है NaO2 को H2SO4 विद कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम Na2O2 को रिएक्ट करेंगे तो अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होगा, एंड दिस इज अ बाय प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट समथिंग। ना प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये कलरलेस लिक्विड है, क्लियर कलरलेस लिक्विड, ऑर्डरलेस है एंड बिटर एसिडिक इसकी टेस्ट है।
ये मिसिबल है वाटर में, मतलब सॉल्युबल है वाटर में। ओके, यूजेस क्या है इसके? एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट्स जैसे यूज होता है। यूज फॉर ब्लीचिंग द हेयर एंड आल्सो यूज्ड इन द टूथ वाइटनिंग। टूथ वाइटनिंग में जो टूथपेस्ट में भी इसका यूज होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इट इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर इन फॉस्फेट एंड साइनाइड पॉइजनिंग। एंटीडोट जैसा काम करता है साइनाइड पॉइजनिंग जैसे सीरियस कंडीशंस में। Now move to the next. Next compound is chlorinated lime. So chlorinated lime का molecular formula है CaOCl2 and molecular weight है 142.98, जिसकी preparation हम देखेंगे अभी। हमने CaOH2 को अगर क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में प्रिपेयर किया एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्लोरीनेटेड लाइम फॉर्म होगा। ओके, एंड दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये ग्रे एंड वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में होता है। इसका जो ओडर है ये स्ट्रॉन्ग क्लोरीन जैसा होता है। ओके, इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। स्लाइटली सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है वाटर एंड अल्कोहल में। यूजेस क्या है? इट इज़ यूज एज बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, बैक्टीरियासाइडल एक्शंस में यूज होता है। डिसइंफेक्टेड फीसेस, यूरिन एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब सपोज कौन से भी एरियाज है डिसइंफेक्टेड है, मतलब डिसइंफेक्टेड है फीसेस या फिर यूरिन से, उसको क्लीन करने के लिए यूज होता है। यूज एज अ क्लिनजिंग एजेंट इन एयर टाइट इन्फ्लुएंस, जैसे कि टॉयलेट ड्रेन्स, यहाँ पे ही देखा हमने। टॉयलेट ड्रेन्स को क्लीन करने के लिए हम क्लोरीनेटेड लाइम का यूज करते हैं। इट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट एंड यूज टू डीकलराइज मोस्ट ऑफ द डाइंस। इसको डाइंस को डीकलराइजेशन के लिए यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है, I2 होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 253.8 है। प्रिपरेशन क्या है? बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। हमें पोटेशियम आयोडाइड को MnO2 के प्रेजेंस में और H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करना है। ओके, ट्रीट करना है। सो फॉर्म होगा अपना आयोडीन एंड सम बाय प्रोडक्ट्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ग्रेइश वायलो और वायलेट और ब्लूइश ब्लैक कलर का है, होता है, अकर होता है। इसका जो ऑर्डर है ये बहुत इरिटेंट है एंड इसका जो टेस्ट है ये बिटरी पंजेंट है। ये वोलाटाइल है नेचर में एंड इनसॉल्युबल है वाटर में बट सॉल्युबल है अल्कोहल में। इसकी यूज़ क्या है? इट इज़ डिसइंफेक्टेंट की जैसा यूज़ होता है। आयरन डिफिशियंसी में इसे यूज़ करते हैं, आयरन को ऑब्वियसली। आयरन ऑइंटमेंट्स जो होते हैं, ओके, इसमें भी इसको यूज़ करते हैं एज आर एप्लीकेबल एज अ काउंटर इरिटेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हम कैसे प्रिपेयर करेंगे आयोडीन को? एक्वियस सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, वीक कैसे प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड टिंक्चर्स ऑफ आयोडीन, ये सब कैसे प्रिपेयर करेंगे देखते हैं। चलो देखते हैं। सो एक्वियस प्रिपेयर करने के लिए इसे हम ल्यूगोस सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसे प्रिपेयर करने के लिए अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं लगता है, वाटर लगता है ऑब्वियसली। सो इट कंटेन 0.5% आयोडीन लेना, 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में। ओके, और इसको हम डिसॉल्व करेंगे 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में और फिर टाइट्रेट और शेक करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वीक, also known as iodine tinctures. इसके लिए क्या करना है? 2% ऑफ आयोडीन लेना है, 2.5% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेना है और 100% ऑफ अल्कोहल के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है। ओके, 100 ml। ओके, मतलब वॉल्यूम 100 ml तक आना चाहिए ऐसा। ओके, ये हो गया वीक। अभी स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है? 10% ऑफ आयोडीन लेना है एंड 6% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेना है और उसको डिसॉल्व करना है अल्कोहल में। ओके, नाउ टिंक्चर्स ऑफ, मतलब 100 ml ऑफ अल्कोहल में। नाउ टिंक्चर्स ऑफ आयोडीन कैसे बनाना है? सो इसके लिए 2% ऑफ आयोडीन सोल्यूशन लेंगे एंड 2.4% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, जिसे हम डाइल्यूट कर लेंगे अल्कोहलिक सोल्यूशन में। प्रोविडन आयोडीन कैसे बनाना है? इसके लिए हम 9%, इसके लिए 9% से कम नहीं होना चाहिए और 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आयोडीन। ओके, ये पॉलीमर प्रोविडन बनाता है कॉम्प्लेक्स। ओके, इतना ही था आज के लिए। So thank you so much guys for watching the video.
इफ़ यू वांट नोट्स आई विल शेयर यू। प्लीज़ कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा लेक्चर, और अगर और भी लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट। सो आज के लिए इतना ही था। यूनिट 3 पीआईसी का हमने पूरा कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।